निर्मला देवी के पति के गुजरने के बाद बड़े बेटे सुमित ने शहर में एक बड़ा फ्लैट ले लिया था। वह माँ को अपने साथ ले तो गया, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वह घर की देख रेख कर सके और बच्चों को संभाल सके। एक दिन ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी सुनीता ने अपने हाथ के नाखूनों को फाइन करते हुए सुमित से कहा, देखो सुमित, मम्मी जी अब काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। ऊपर से इनका दमा की बीमारी, इनके खांसने की आवाज़ से मेरी किटी पार्टी की सहेलियां असहज हो जाती हैं, और अब तो ये बच्चों को स्कूल भेजने में भी मदद नहीं कर पाती। मुझे लगता है हमें कुछ ठोस फैसला लेना चाहिए। सुमित ने अखबार से नज़रें हटाई। तुम कहना क्या चाहती हो सुनीता? यही कि घर में अब जगह कम पड़ रही है। राहुल और कोमल तो गांव वाले पुराने घर में मज़े से रह रहे हैं, क्यों ना हम माँ को वहाँ भेज दें। वैसे भी पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा होना बाकी है। माँ को वहाँ भेजेंगे तो हमारा खर्चा भी बचेगा और हमें यहाँ एक एक्स्ट्रा कमरा मिल जाएगा, जिसे मैं अपने योग रूम में बदल दूँगी। सुनीता के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। अगले हफ्ते सुमित और सुनीता अचानक गांव पहुँच गए। निर्मला देवी को लगा कि बच्चे मिलने आए हैं, लेकिन वहाँ तो हिसाब की तैयारी थी। सुमित ने कड़क आवाज़ में छोटे भाई राहुल से कहा, राहुल, पिताजी का जो बैंक बैलेंस और गहने थे वो तो तुमने माँ की बीमारी में खर्च कर दिए होंगे। अब बचा है यह पुश्तैनी घर और खेत। मैं बड़ा हूँ तो शहर वाला घर तो मेरा ही है, इस पर भी आधा हिस्सा मुझे चाहिए। कोमल छोटी बहू ने चाय की ट्रे रखते हुए कहा, भैया दीदी आप घर ले लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन माँ कहाँ रहेंगी? सुनीता तुरंत बोली, यही तो तय करने आए हैं। माँ अब तुम दोनों के साथ रहेंगी। हमारे पास शहर में जगह नहीं है, और हाँ, जायदाद में मेरा हिस्सा मुझे कैश में चाहिए ताकि मैं शहर में नई कार ले सकूं। निर्मला देवी घर के कोने में खड़ी अपनी धुंधली आंखों से यह तमाशा देख रही थी। जिस सुमित को उन्होंने भूखे रहकर पढ़ाया था, वह आज उन्हें एक बोझ की तरह टाल रहा था। बंटवारा हो गया। सुमित ने खेत बेचकर शहर में ऐसो आराम की चीज़ें खरीद ली। निर्मला देवी छोटे बेटे राहुल के साथ रहने लगी। राहुल और कोमल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उनके पास प्रेम का खजाना था। कोमल अपनी माँ की तरह निर्मला देवी की सेवा करती। सुमित और सुनीता के जीवन में तूफान आ गया। सुमित ने जिस कंपनी में सारा पैसा इन्वेस्ट किया था वह डूब गई। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपना शहर वाला आलीशान फ्लैट बेचना पड़ा। घमंड के कारण उसने अपने दोस्तों से मदद नहीं मांगी। अंत में दाने दाने को मोहताज होकर सुमित और सुनीता अपनी पुरानी कार में सामान लादकर वापस गांव के उसी पुश्तैनी घर के दरवाजे पर आ खड़े हुए, जिसे उन्होंने कभी बेकार समझा था। जब सुमित दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का हुलिया बदल गया था। राहुल की मेहनत और निर्मला देवी के आशीर्वाद से वहाँ एक छोटी सी डेयरी खुल गई थी। घर खुशहाल था। सुमित ने सर झुकाकर कहा, राहुल, मेरा सब कुछ लुट गया, क्या तुम मुझे यहाँ रहने दोगे? तभी निर्मला देवी अंदर से आईं। उनके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक सुकून था। सुनीता, जिसने कभी माँ को कामवाली समझा था, आज शर्म से अपनी नज़रें नहीं उठा पा रही थी। निर्मला देवी ने शांत स्वर में कहा, सुमित, यह घर तुम्हारा भी है। मैंने कभी बंटवारा दिलों का नहीं किया था, तुमने किया था। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें माँ की याद आई, पर याद रखना, जो आंचल तुमने कभी ठुकराया था वही आज तुम्हें धूप से बचाएगा। सुमित फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि पैसा तो हाथ की मैल है, लेकिन अपनों का तिरस्कार वह घाव है
जो समय आने पर खुद को ही चुभता है। निर्मला देवी ने सुमित और सुनीता को घर के अंदर आने का इशारा किया। राहुल और कोमल ने बिना किसी कड़वाहट के उनके लिए कमरा साफ किया। अगली सुबह जब सुनीता की आंख खुली तो उसे वह एसी और मखमली गद्दे नहीं मिले। कमरे में सीलन की गंध थी और बाहर गायों के रंभाने की आवाज़। वह रसोई में गई और अपनी पुरानी आदत के अनुसार आदेश देने के लहजे में बोली, कोमल जरा मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी लाना और हाँ, उसमें चीनी मत डालना। कोमल जो चूल्हे पर रोटियां बना रही थी मुस्कुरा कर बोली, दीदी यहाँ ब्लैक कॉफ़ी नहीं, ताज़ा दूध और अदरक वाली चाय मिलती है और अब तो हम सब एक ही साथ नाश्ता करते हैं। माँ जी इंतज़ार कर रही हैं। सुनीता को याद आया कि कैसे उसने कभी माँ जी को अपनी मेज़ से उठा दिया था। आज उसे उसी माँ के सामने हाथ फैलाकर बैठना पड़ा। जब थाली सामने आई तो उसमें वही सादी दाल और रोटी थी जिसे कभी सुनीता ने गरीबों का खाना कहकर ठुकरा दिया था। सुमित जो कभी बड़ी बड़ी मीटिंग्स करता था अब गांव में खाली बैठा था। एक दिन उसने देखा कि राहुल पसीने में लथपथ होकर डेयरी का काम कर रहा है। सुमित मदद के लिए आगे बढ़ा तो राहुल ने उसे रोक दिया। राहुल ने गंभीर होकर कहा, भैया यह काम मेहनत का है, मुनाफे का नहीं। आपने हमेशा मुनाफे की भाषा सीखी है। यहाँ खून पसीना एक करना पड़ता है। आप आराम कीजिए, आखिर आप शहर के बड़े आदमी हैं। सुमित को ये शब्द तीर की तरह चुभे। उसे अपनी वे बातें याद आईं जब उसने राहुल को छोटा और गंवार कहा था। उसने महसूस किया कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि वह क्षमता है जिससे आप अपना और अपनों का पेट पाल सके। एक शाम सुनीता अपनी पुरानी महंगी साड़ी पहनकर गांव की गली में टहल रही थी। तभी गांव की कुछ औरतें कुएं पर बातें कर रही थी। एक औरत ने दूसरी से कहा, देखो यह वही है ना जिसने अपनी सास को घर से निकाल दिया था। आज देखो खुद दाने दाने को तरस रहकर उसी सास की शरण में आई है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आया कि उसने सिर्फ माँ का दिल नहीं दुखाया था बल्कि अपनी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। रात को जब सब सो गए सुनीता ने देखा कि निर्मला देवी अभी भी जाग रही हैं और फटी हुई साड़ियों को जोड़कर रजाई बना रही हैं। सुनीता चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई और उनके पैर पकड़कर रोने लगी। सुनीता ने सिसकते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बोझ समझा, पर आज मैं खुद इस घर पर बोझ बन गई हूँ। मेरा घमंड टूट गया। माँ निर्मला देवी ने सुनीता का सिर सहलाया। उनकी ममता आज भी वैसी ही थी। उन्होंने कहा, बेटा कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। तुमने जो बोया वही काटा, लेकिन अब अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो यही तुम्हारा नया जन्म है। कल से तुम और सुमित राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करोगे। यहाँ कोई मालिक नहीं, सब परिवार है। अगले दिन से सुमित ने खेतों में हल चलाना और सुनीता ने गोबर साफ करना शुरू किया। उनका वह ब्रांडेड ट्रैक सूट अब धूल और मिट्टी से सना था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सुमित और सुनीता अब गांव के जीवन में ढलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर्मों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ था। नियति ने उनके लिए एक ऐसी परीक्षा तय कर रखी थी जो उनके अहंकार की रही सही कसर भी निकाल देने वाली थी। सुमित और सुनीता का बेटा आर्यन, जो शहर के महंगे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, छुट्टियों में गांव आया। आर्यन ने अपने माता पिता को फटे पुराने कपड़ों में गोबर उठाते और खेतों में काम करते देखा।
तो वह सन्न रह गया। सुनीता दौड़कर अपने बेटे को गले लगाने गई, लेकिन आर्यन पीछे हट गया। उसने घृणा से अपनी माँ को देखा और बोला, मम्मी आप कितनी गंदी लग रही हैं, आपके हाथों से बदबू आ रही है। और पापा आप तो बिजनेस टाइकून थे, यहाँ मजदूरों की तरह घास काट रहे हैं। मुझे अपने दोस्तों को बताने में शर्म आएगी कि मेरे पेरेंट्स अब बेकार और गरीब हो गए हैं। सुनीता के कान में वही शब्द गूंजने लगे जो उसने कभी निर्मला देवी के लिए कहे थे। बेकार की चीज, पुराने जमाने की बदबू। आज उसका अपना बेटा वही जहर उसे पिला रहा था। सुनीता जमीन पर बैठ गई। उसे समझ आ गया कि बच्चों को उसने संस्कार नहीं सिर्फ सक्सेस सिखाई थी और आज वह सफलता उसके खिलाफ खड़ी थी। कठिन परिश्रम और बदले हुए वातावरण के कारण सुमित की तबीयत बिगड़ गई। उसे शहर के उसी अस्पताल में ले जाना पड़ा जहां वह कभी दान दिया करता था। डॉक्टर ने बताया कि सुमित को एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, जिसका खर्चा लाखों में था। सुमित के पास 1 रुपया नहीं था। उसने अपने उन खास दोस्तों को फ़ोन किया जिनके साथ वह कभी महंगी पार्टियां करता था। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो किसी ने आउट ऑफ स्टेशन होने का बहाना बना दिया। सुमित अस्पताल के बेड पर पड़ा आंसू बहा रहा था। तभी उसने देखा कि राहुल और कोमल डॉक्टर से बात कर रहे हैं। राहुल ने अपने हिस्से के खेत गिरवी रख दिए थे और कोमल ने अपने शादी के गहने बेच दिए थे ताकि बड़े भाई का इलाज हो सके। निर्मला देवी सुमित के सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। सुमित ने रुआ से गले से कहा, माँ मैंने तो राहुल का हक छीना था, फिर वह मेरे लिए अपना सब कुछ क्यों दांव पर लगा रहा है। निर्मला देवी ने धीमे से कहा, बेटा तुमने जायदाद बांटी थी, राहुल के संस्कार बचाए थे, तुमने हिसाब करना सीखा था, उसने त्याग करना सीखा है। सर्जरी सफल रही और सुमित घर वापस आ गया और वह पहले वाला अहंकारी सुमित नहीं था। एक दोपहर सुनीता ने देखा कि निर्मला देवी रसोई में खड़ी होकर सबके लिए खाना बना रही हैं। सुनीता चुपचाप पीछे से गई और माँ के हाथ से पलटा ले लिया। सुनीता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ जी आज से आप सिर्फ आराम करेंगी, आपने हमें माफ़ कर दिया, यही हमारे लिए बहुत है। अब मैं इस घर की मालकिन नहीं, इस घर की बेटी बनकर सेवा करना चाहती हूँ। सुनीता ने वही सादी साड़ी पहनी जो कभी उसे पिछड़ी हुई लगती थी। उसने चप्पल उतारकर रसोई की चौखट को चूमा। आज उसे समझ आया कि असली स्टैंडर्ड महंगे फ्रिज या ब्रांडेड कपड़े से नहीं बल्कि दिल की अमीरी से आता है। धीरे धीरे सुमित और राहुल ने मिलकर अपनी डेयरी के बिजनेस को बड़ा किया, लेकिन इस बार सुमित का मकसद मुनाफा नहीं बल्कि परिवार की खुशहाली था। आर्यन ने भी जब अपनी माँ और पिता को दादी के चरणों में बैठे देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने पहली बार अपनी दादी के हाथ से बना पराठा खाया और कहा, दादी यह दुनिया का सबसे टेस्टी खाना है। शाम को पूरा परिवार आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। निर्मला देवी सबसे बीच में थी। सुमित और राहुल उनके पैरों के पास बैठे थे। एक बुजुर्ग पड़ोसी वहां से गुजरे और बोले, निर्मला आज तेरा घर सच में स्वर्ग लग रहा है। निर्मला देवी मुस्कुराई और बोली, हिसाब बराबर हो गया भाई साहब। कर्मा ने सबको अपनी जगह दिखा दी, दुख ने इन्हें इंसान बना दिया और त्याग ने इस घर को मंदिर। समय बीतता गया। राहुल और सुमित की मेहनत ने गांव के छोटे से व्यवसाय को एक बड़े डेयरी फार्म में बदल दिया। सुमित अब बदल चुका था, लेकिन उसकी पत्नी सुनीता के मन में अब भी एक डर था, अपने बेटे आर्यन का भविष्य। आर्यन अब शहर में अपनी ऊंची शिक्षा पूरी कर चुका था। वह एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर नियुक्त हुआ।
सुमित और सुनीता को लगा कि शायद अब उनके अच्छे दिन लौट आए हैं, लेकिन कहानी में कर्मों का हिसाब की एक और कड़वी किस्त बाकी थी। एक दिन आर्यन गांव आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी मंगेतर तान्या थी। तान्या ठीक वैसी ही थी जैसे सालों पहले सुनीता हुआ करती थी, अहंकारी, मॉडर्न और रिश्तों को केवल स्टैंडर्ड के चश्मे से देखने वाली। तान्या ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसने नाक सिकोड़ ली। उसने सुनीता की पुरानी साड़ी और सुमित के फटे हुए काम करने वाले जूतों को देखकर आर्यन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैड एक बड़े बिजनेसमैन हैं, ये तो मामूली किसान लग रहे हैं। और तुम्हारी माँ, क्या यह यहाँ काम करती हैं? सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपना वह पुराना चेहरा तान्या में नजर आया। उसने जो जहर अपनी सास निर्मला देवी के लिए कभी उगला था, वही जहर आज उसकी होने वाली बहू उसके लिए तैयार कर रही थी। तान्या ने डाइनिंग टेबल पर बैठते ही कहा, आर्यन, मैं इस गंदे और पुराने घर में नहीं रह सकती, और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इन पुराने ख्यालात के लोगों से दूरी बनानी होगी। आखिर मेरा भी एक स्टैंडर्ड है। सुनीता रसोई में खड़ी यह सब सुन रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बाहर आई और तान्या के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सुनीता ने रूंधे हुए गले से कहा, बेटा, आज जो तुम कह रही हो वही मैंने अपनी सास से कहा था। आज जो नफरत तुम्हारी आंखों में है वही मेरी आंखों में थी। लेकिन विश्वास करो, यह रास्ता केवल अकेलेपन की ओर जाता है। तान्या ने हंसते हुए कहा, ओ प्लीज, मुझे भाषण मत दीजिए। आर्यन, अपनी माँ को समझाओ। आर्यन चुप था। उसने अपने पिता सुमित की तरफ देखा, जिनकी आंखों में हार और ग्लानि थी। सुमित ने आगे बढ़कर कहा, आर्यन, फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही गलती दोहराओगे जो मैंने की थी, या तुम वह बेटा बनोगे जिसके लिए मैंने अपनी आत्मा तक बदल दी? आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने तान्या का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ ले गया। तान्या को लगा कि आर्यन उसे लेकर शहर जा रहा है, लेकिन आर्यन दरवाजे पर रुक गया। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, तान्या, तुमने सही कहा। मेरे माता पिता किसान हैं। उनके कपड़ों से मिट्टी की महक आती है और यह घर पुराना है, लेकिन इसी मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है। अगर तुम्हें मेरा स्टैंडर्ड पसंद है तो तुम्हें उसकी जड़ें भी अपनानी होगी, और मेरी जड़ें मेरे माता पिता हैं। उसने तान्या की तरफ अंगूठी बढ़ाते हुए कहा, मैं वह कर्म नहीं दोहराना चाहता जो मेरे माता पिता ने झेला है। अगर तुम मेरे परिवार का सम्मान नहीं कर सकती तो तुम मेरे साथ भी नहीं रह सकती। तान्या गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। पूरा परिवार मौन खड़ा था। सुमित और सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। उन्हें आज समझ आया कि कर्मों का हिसाब केवल सजा देकर पूरा नहीं होता, बल्कि जब अगली पीढ़ी उन गलतियों को सुधार लेती है तब जाकर वह हिसाब चुकता होता है। निर्मला देवी, जो अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी, अपनी कुर्सी से उठी और आर्यन के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने सुमित और सुनीता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा कर्ज उतर गया। तुमने जो खोया था तुम्हारे बेटे ने उसे ब्याज समेत लौटा दिया है। आज से यह घर सिर्फ मिट्टी और ईंटों का नहीं, संस्कारों का महल है। रात के सन्नाटे में सुमित और सुनीता ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उन्होंने महसूस किया कि दौलत चली गई, सम्मान चला गया और फिर वापस भी आया, लेकिन इस बार वह अस्थायी अहंकार नहीं बल्कि स्थायी प्रेम बनकर आया था। तान्या के जाने के बाद घर में शांति तो आ गई, लेकिन सुमित के मन में एक टीस बाकी थी। उसे लगा कि उसके अतीत के कर्मों की वजह से उसके बेटे का घर बसने से पहले ही उजड़ गया।
सुमित ने भारी मन से निर्मला देवी से कहा, माँ, क्या मेरे पाप इतने बड़े हैं कि मेरे बेटे को उसकी खुशियाँ नहीं मिलेंगी? आर्यन उस लड़की से प्यार करता था। निर्मला देवी ने धीमे से कहा, बेटा, जो रेत की दीवार पर टिका हो वह प्यार नहीं होता। असली प्यार तो वह है जो तूफानों में साथ खड़ा रहे। सब रख, ऊपर वाला सब देख रहा है। कुछ हफ्तों बाद गांव के उसी पुराने घर के दरवाजे पर एक सादे लिबास में लड़की आई। उसका नाम पल्लवी था। वह आर्यन के शहर के उसी ऑफिस में काम करती थी। पल्लवी ने सुना था कि आर्यन ने अपने परिवार के सम्मान के लिए अपना रिश्ता तोड़ दिया। वह आर्यन की सादगी और उसके संस्कारों से प्रभावित होकर उससे मिलने आई थी। पल्लवी ने घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले निर्मला देवी के पैर छुए। फिर वह रसोई में गई जहां सुनीता खाना बना रही थी। पल्लवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, आंटी, क्या मैं रोटियां बेलने में आपकी मदद कर सकती हूँ? मुझे चूल्हे की रोटी बहुत पसंद है। सुनीता की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे बरसों पहले जो बेटी वह खुद नहीं बन पाई थी, आज वह उसके रूप में सामने खड़ी है। पल्लवी का व्यवहार दिखावटी नहीं बल्कि सच्चा था। आर्यन और पल्लवी का विवाह उसी गांव के पुराने मंदिर में सादगी से संपन्न हुआ। कोई फिजूल खर्ची नहीं हुई, कोई दिखावा नहीं हुआ। सुमित और सुनीता ने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा जिसे उन्होंने कभी पुराना और बेकार समझा था। आज वही सादगी उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लग रही थी। शादी के बाद पल्लवी और आर्यन ने शहर जाने के बजाय गांव के उस डेयरी फार्म को ही एक एग्रो टूरिज्म केंद्र में बदलने का फैसला किया। उन्होंने गांव के उन बुजुर्गों को वहां काम दिया जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। एक शाम सुमित और सुनीता उसी रसोई में बैठे थे जहां कभी उन्होंने अपनी मां का अपमान किया था। आज सुनीता बड़े प्यार से निर्मला देवी के लिए दाल बना रही थी। तभी गांव के डाकिये ने एक पत्र दिया। वह पत्र सुमित की उस पुरानी कंपनी का था जो डूब गई थी। सरकार ने उस कंपनी की संपत्ति की नीलामी की थी और सुमित का जो पैसा फंसा था वह ब्याज समेत वापस मिल गया था। सुमित के पास अब फिर से लाखों रुपए थे। सुमित ने वह चेक लिया और निर्मला देवी के चरणों में रख दिया। सुमित ने कहा, माँ, यह पैसा मेरा नहीं है, यह आपके आशीर्वाद का फल है। मैं इस पैसे से गांव में एक वृद्धाश्रम नहीं बल्कि एक मात्र पितृ सदन बनवाऊंगा जहां कोई भी बेटा अपने माँ बाप को बोझ नहीं समझेगा। जैसे ही सूरज ढला, निर्मला देवी ने घर के मंदिर में दिया जलाया। उन्होंने महसूस किया कि उनके कर्मों का हिसाब अब पूरा हुआ। उन्होंने अपने बेटों को खोया था, लेकिन आज उन्हें पूरा समाज एक परिवार के रूप में मिल गया था। सुमित और सुनीता अब बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वह डर और लालच नहीं था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।